Students, in the last class we have completed a topic that is the features of the, we have already discussing the some features of the perfect competition, that is large number of buyers and sellers, homogeneous product, and the perfect knowledge, in which all the buyers and the sellers, the one who are present in the market, they have the perfect knowledge about the price of the product. So no buyer will offer a price higher than the prevailing one, and no seller will sell a price lower than the prevailing price. Okay, so accordingly a single price for the product must prevail in the price. Okay, तो एक सिंगल प्राइस ही हर कोई भी प्रोडक्ट के लिए क्या होगी, प्रिवेल होगी इन द मार्केट में. तो सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट की जो प्राइस होंगी वो अलग नहीं होंगी. इट विल बी द सेम फॉर दी all the supplier as well as all the buyers. Okay, and the fourth features or the assumption of the perfect competition is free entry and the exit of firm. So in this there are no barrier or the obstacle for the new firm to enter the industry or existing firm leave the industry in the long run. Okay, so in this case कोई भी जो भी न्यू फर्म है, they can easily enter the industry or existing firm can be leave the industry. So there is no any kind of barrier or the obstacles. Okay, so effect of entry and the exit implies that there are neither above the normal profit nor losses for the firm. Okay, so in this case क्या होता है कि perfect competition में कोई भी फर्म क्या है, अबव नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करती. डैट मीन्स कि जितना रेवेन्यू है उतना ही कॉस्ट दे इनकर, इससे ज़्यादा वो लोग इनकर नहीं करते कि जहाँ पे रेवेन्यू क्या हो जाए, कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए. निदर दे सफर्स दैट इज़ कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू. उनमें ये भी कंडीशन नहीं होती, और रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ये भी कंडीशन नहीं होती. द कंडीशन द ओनली एग्जिस्ट इट इज़ कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू, की कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू के इक्वल होती है. ओके, सो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी अंडर परफेक्ट कंपटीशन कोई भी फर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब 10 फर्म्स इंडस्ट्री में हैं, और अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर फर्म्स क्या कर रही हैं, फर्म देख रही हैं अदर फर्म जो उस इंडस्ट्री में नहीं है, वो लोग ये देख रही हैं कि वो फर्म में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स तो क्या करेगी फर्म, कोई भी एंट्री ले सकती है. बिकॉज ऑफ दी दे कैन सीइंग दैट देयर इज़ टू मच प्रॉफिट इन दैट इंडस्ट्री. ओके, तो दे कैन ज्वाइन, वो ज्वाइन कर सकती हैं. और अगर जो एग्जिस्टिंग फर्म है, जो ऑलरेडी उस फर्म में है, ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, दे आर सीइंग दैट दी कि लॉस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में वो क्या कर सकती हैं, एग्जिट भी इंडस्ट्री से कर सकती हैं. सो देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस फॉर द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द इंडस्ट्री. ठीक है, इंडस्ट्री से उनको एंट्री करने में और एग्जिट करने में कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन को उनको फॉलो नहीं करना पड़ता. दे आर ऑल आर फ्री. ओके, नाउ थर्ड वन इज़ परफेक्ट मोबिलिटी. परफेक्ट मोबिलिटी डील्स विद द that is there is perfect mobility of the factors of production within the market, which ensures that the uniform cost of production in the whole economy. There is no occupational restriction on the movement of factor. They can move to the industry which offers them maximum. Okay, so इसमें क्या होता है कि परफेक्ट मोबिलिटी होती है, मीन्स जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द एनी सप्लायर इज़ हायरिंग, कोई भी प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर कर रहा है सप्लायर, तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी कमोडिटी का, उसका कॉस्ट जो वो हो रहा है वो सेम हो रहा है, मीन्स हर एक फर्म में वो सेम हो रहा है. सो देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ फैक्टर. तो मूवमेंट ऑफ फैक्टर, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, दे कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन टू अनदर फर्म. ओके, तो यहाँ पे दे कैन मूव टू दी इंडस्ट्री विच ऑफर देम मैक्सिमम. वो उस इंडस्ट्री में भी मूव कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं जो उनको इंडस्ट्री और फर्म क्या करी है, मैक्सिमम
सैलरी और दी वेजेस दे रही है। तो कोई भी उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई भी फर्म्स क्या कर सकती हैं, दूसरे फर्म में एज वेल एज दूसरी इंडस्ट्री में मूव नहीं कर सकती हैं। सो ऑल दी फर्म्स हैव दी freedom to move from one industry to another industry. Okay, so in the last class we have already discussed till the fifth features, that is perfect mobility. Okay, now we are going to study the sixth one, features of the perfect competition, that is lack of transportation cost. Okay, so there is no transportation cost as there is uniform price which prevails in the economy, and thus producer prefer to sell in nearby areas and buyer prefer to buy more from the nearest places. Okay, so यहाँ पे क्या है कि कोई भी transportation cost नहीं है, मीन्स अगर कोई भी goods क्या हैं, कोई भी goods इस प्लेस से मूव होके शिफ्ट होके वहाँ पे दूसरे प्लेस पे इसको किया जा रहा है, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही क्या जाएगा ना, थ्रू रेलवे और दी रोड। तो जो भी ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो इनकर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी ट्रेन गई या रोड के ट्रक के थ्रू जा रहा है तो 1500 कॉस्ट आएगा। तो इसमें क्या होगा, कोई भी परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर एक कमोडिटी की क्या है, यूनिफॉर्म प्राइस है, मींस जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी यूनिफॉर्म प्राइस है। अब अगर आप ये एग्जांपल ले लो कि अगर यूपी में वाराणसी से कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, वाराणसी से हो रही है आपकी कानपुर, ओके, कानपुर हो रही है, तो यहाँ गुड्स ट्रांसफ़र जब अगर होगा तो ये तो एक विद इन दी स्टेट है, तो इसकी कॉस्ट में भी आ गई अगर 4000। बट अगर वही गुड्स क्या है वीएनएस से ट्रांसफ़र होके वो जा रहा है महाराष्ट्र, तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं, 15,000 अराउंड 20,000 हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, प्राइस में चेंज आ जाएगा, क्योंकि कोई भी क्या बोलेगा कि कोई भी सप्लायर ये बोल सकता है ना कि मैंने तो इतना दूर ट्रांसपोर्ट किया तो मेरा तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा। बट हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ते हैं, हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में ये पढ़ते हैं कि प्राइस क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, मतलब प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में प्रोड्यूस किया गया हो। इसलिए यहाँ पे कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंटर करेंगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और जब ये ऐड हो जाएगा तो ये कॉस्ट कितनी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 2000 कॉस्ट लग रहा है तो अगर ये हमने इसका ऐड कर दिया 1500 हमने ऐड कर दिया वाराणसी से, कहाँ जा रहे थे हम लोग, कानपुर जा रहे थे, तो 2000 प्लस 1500 कितना हो गया, 3500 हो गया। ओके, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2000 में अगर हम लोग ऐड कर दिए 20,000 तो कितना हो गया, 22,000, और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, प्राइस यहाँ पे 22,000 है, यहाँ पे 3500 है। तो क्या यूनिफॉर्म प्राइस रह गई, नहीं रह गई। यूनिफॉर्म प्राइस का जो हम लोग एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं वो क्या हो गया, एकदम ही रिजेक्ट हो गया। इन दैट केस ओनली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो भी कॉस्ट इनकर होता है ट्रांसपोर्टेशन में उसको ऐड हम लोग नहीं करते हैं। ओके, सो देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज देयर इज़ यूनिफॉर्म प्राइस विच प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी, एंड दस प्रोड्यूसर प्रेफर टू सेल इन नियर बाई एरियाज एंड बायर प्रेफर टू बाय फ्रॉम द नियरेस्ट प्लेसेस। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है, एज देयर इज़ यूनिफॉर्म प्राइस, प्राइस क्या है, यूनिफॉर्म है, सो विच प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में प्रिवेल करी, एंड दस प्रोड्यूसर प्रेफर टू सेल इन नियर बाई एरियाज। इसीलिए क्या करता है, जो भी प्रोड्यूसर और सप्लायर होता है वो अपने नियर बाई जो एरियाज़ है, मतलब अपने लोकेलिटी में ही गुड्स को क्या करता है, सोल्ड आउट करता है, एंड बायर्स प्रेफर टू बाय फ्रॉम द नियरेस्ट प्लेस। इसीलिए जो बायर्स हैं वो भी अपने नियरेस्ट प्लेस से ही परचेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो दूसरे प्लेस पे जाएंगे, क्योंकि बायर भी क्या कर रहा है, अपनी लोकेलिटी में ही सोल्ड आउट कर रहा है, और सेलर क्या कर रहा है, अपनी लोकेलिटी में ही सोल्ड आउट कर रहा है, और बायर भी अगर वो
दूर कहीं और किसी और स्टेट में करेगा तो वो कॉस्ट इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए बायर भी क्या करता है, अपने जो नियरेस्ट में ही जो कमोडिटी सोल्ड आउट कर रहा है रिटेलर, उसी के पास ही जाके वो कमोडिटी को परचेज़ करता है। ओके, द रीज़न बिहाइंड, कि जो मैंने रीज़न आपको बताया कि वो जो कॉस्ट हो जाती है, अगर वो कॉस्ट हम लोग ले लेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो हाई कॉस्ट का हो जाएगा, और जो रिफॉर्म प्राइस के हम लोग अजम्पशन लेके चल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इम्प्लीकेशन ऑफ दिस is firms do not have spent unnecessarily or supplying their goods to far off places, as a firm can sell its product at any place and a buyer can buy it from any place, implying uniform price in the market. Okay, in this case firms क्या करेंगी, firm do not have spent unnecessarily on the supplying their goods. Okay, जो फर्म्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं उनको अननेसेसरली क्या है, जो भी गुड्स को सप्लाई करने पे बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। टू फार ऑफ प्लेसेस, जो बहुत दूर प्लेसेस हैं वहाँ पे उनको सप्लाई करने के लिए गुड्स को बहुत ज़्यादा अननेसेसरली स्पेंड नहीं करना है। एज फर्म कैन सेल इट्स प्रोडक्ट एट एनी प्लेस, ठीक है। एज अ फर्म क्या है, वो अपने प्रोडक्ट को कहीं भी सोल्ड आउट कर सकती है। एंड बायर कैन बाई इट फ्रॉम एनी प्लेस, और बायर क्या है, वो किसी भी प्लेस से, मतलब वाराणसी का वो मुंबई से भी गुड्स को परचेज़ कर सकता है, वो साउथ से भी परचेज़ कर सकता है, और कोई यूपी का सप्लायर है वो तमिलनाडु में भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सप्लाई नहीं कर सकते। सो बायर कैन ऑल्सो बाय इट फ्रॉम द एनी प्लेस, इम्प्लाइंग यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में हम लोग क्या अजम्पशन लेके चल रहे हैं, दैट इज़ देयर इज़ यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट। प्राइस क्या है, पूरे मार्केट में क्या है, सेम है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं है। प्राइस इन ऑल ओवर द इंडिया इज़ द सेम इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, तो कोई भी सप्लायर कहीं भी कमोडिटी को सप्लाई कर सकता है, और कोई भी बायर कहीं भी कमोडिटी को बाय कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज lack of selling cost. Selling cost refers to the cost of advertisement of the product. As all firms sell identical product, there is no need of incurring selling cost by investing in advertising and publicity, as buyer have perfect knowledge about the market conditions. Okay, selling cost refer to the cost of advertisement of the product. देखिए, कोई भी अगर प्रोडक्ट जब बनता है तो जो एज अ कंज्यूमर हम लोग उसके बारे में कैसे जानते हैं उस प्रोडक्ट के, कि अगर डेयरी मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, अब उसमें सिल्क आ गई या बबली आ गई या वो डिफरेंट जो ओरियो वाले बिस्किट हैं, ओरियो वाला डेयरी मिल्क है, ये हम लोग को कैसे पता चला? कहीं तो देखा होगा ना हम लोगों ने। कहाँ देखा होगा? एडवर्टीज़मेंट में कहाँ? टेलीविज़न पे देखा हम लोग ने, रेडियो पे सुना हम लोग ने, बड़े बड़े हम लोग बाहर गए तो बैनर्स देखे कि वहाँ पे लगा है कि अरे डेयरी मिल्क में भी अब ओरियो वाला ऐसे आ रहा है, कैसे फ्लेवर आ रहा है, हम लोग को तो पता ही नहीं था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको कैसे मिलती है? एडवर्टीज़मेंट के थ्रू मिलती है। तो जो भी सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो क्या करते हैं, अपने एडवर्टीज़मेंट पे भी उनका एक्सपेंडिचर होता है। अब क्या कोई एडवर्टीज़मेंट टीवी पे दे रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? नहीं। अगर कोई सीरियल में भी अगर कोई उसका ऐड आ रहा है डेयरी मिल्क का, वो वहाँ पे भी वो क्या होता है, पेड होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता है। अब जो वो बैनर लगा रहा है वो भी क्या है, वो उस प्लेस पे उसने वहाँ पे लगाया, तो उसको पहले तो कुछ अथॉरिटी लेनी पड़ेगी ना, पूछना पड़ेगा ना कि यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ, या उसको उसका कॉस्ट भी इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, एडवर्टीज़मेंट पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती हैं। इसी को बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड दी सेलिंग कॉस्ट। मीन्स कोई भी कमोडिटी को सेल करना है तो ऐसे ही सेल नहीं होता है, उसका हमको क्या करना होता है, सेल्स प्रमोशन करना होता है, एडवर्टीज़मेंट करना होता है। दीज आर कॉल्ड दी सेलिंग कॉस्ट, कि कोई भी कमोडिटी को सेल करने का भी कुछ कॉस्ट इनकर होता है। तो इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सेलिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ओके, तो सेलिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, कि कोई भी कॉस्ट, अगर कोई भी प्रोडक्ट होता है तो एडवर्टीजमेंट पे भी जो कॉस्ट एनकर होता है, इट इज़ कॉल्ड दी सेलिंग कॉस्ट। एज ऑल फर्म सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट,
So there is no need of incurring selling cost by investing in advertising and publicity as buyers have perfect knowledge about the market condition. Okay, क्या कह रहा है यहाँ पे कि as all the firms sell identical product, as we already know, हम लोगों ने एक पढ़ा है homogeneous product. इसका assumption है perfect competition का कि जितने भी firms होते हैं वो क्या sold out करते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट मीन्स होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेम होते हैं. सो देयर इज़ नो नीड ऑफ द इनकरिंग द सेलिंग कॉस्ट. तो वहाँ पे कोई भी नीड नहीं है कि सेलिंग कॉस्ट पे किसी भी सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर को, किसी भी फर्म को सेलिंग कॉस्ट पे एनकर करना है, मतलब सेलिंग कॉस्ट उसको एनकर करना है बाय इन्वेस्टिंग इन एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टीजमेंट पे वो इन्वेस्टमेंट करे, पब्लिसिटी पे इन्वेस्टमेंट करे, एज बायर हैव द परफेक्ट नॉलेज. ओके, बायर्स को क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द मार्केट कंडीशन, कि मार्केट में किसी भी कमोडिटी की कितनी प्राइस चल रही है. ओके, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ द सेलिंग कॉस्ट बिकॉज दी all the price is decided by the industry and all the firms sell the identical product. सारे firms क्या होते हैं, identical means same product ही sold out करते हैं, so that there is no need of the incurring the selling cost on the advertisement, sales promotion, publicity, etc. Okay. Basically in the perfect competition, here we are talking about the परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं जिसमें फर्म्स क्या करती हैं, सेलिंग कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट को फेस करती हैं. ओके, तो इसमें क्या है, अब जो मैंने एग्जांपल दिया डेयरी मिल्क, वो इसमें नहीं आएगा, उसको किस में आएगा, अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो देयर इज़ नो इम्प्लीकेशन इज देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर द फर्म टू एनकर एक्सपेंडिचर on the selling cost because of the identical product being sold by the firms, implying practice of the uniform price being charged and the presence of perfect knowledge amongst the buyer and the seller regarding the market condition. Okay, so there is no need for the requirement for the firm to incur expenditure on the selling cost. ठीक है, इसलिए कोई भी फर्म को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एक्सपेंडिचर सेलिंग कॉस्ट पे कुछ एक्सपेंडिचर करे, बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड बाय द फर्म. जो फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, आइडेंटिकल मीन्स सेम प्रोडक्ट ही सोल्ड आउट करती हैं. द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इम्प्लाइंग प्रैक्टिस ऑफ द यूनिफॉर्म प्राइस बीइंग चार्ज. ठीक है, इसमें क्या होगा कि क्या किस चीज़ की प्रैक्टिस का शो यहाँ पे शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म प्राइस बीइंग चार्ज मीन्स यूनिफॉर्म प्रोडक्ट होंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे, तो उनकी प्राइस भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, मीन्स सेम होगी. एंड प्रेजेंस ऑफ द परफेक्ट नॉलेज, और जो परफेक्ट नॉलेज, जो भी बायर्स हैं एज वेल एज सेलर्स हैं, दे हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट एंड रिगार्डिंग द मार्केट कंडीशन, की मार्केट कंडीशन के बारे में जो भी बायर हैं, जो भी सेलर हैं, उनको क्या है, परफेक्ट नॉलेज है. ओके, सो इट इज़ योर 7th, दैट इज़ लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट. नेक्स्ट इज शेप और द स्लोप ऑफ द AR एंड MR कर्व. ओके, कैसा शेप होगा इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो किसी भी कर्व का, मतलब मार्केट में कैसा शेप होगा कोई भी प्रोडक्ट का. सो वी विल डिस्कस इट हियर, दैट इज yes, let's see the table, that is quantity is given, that the quantity which is produced, first quantity, second quantity, third, fourth, fifth unit of the goods. Price here we are I think you remember that we have taken the uniform price. जितनी भी commodity है प्राइस उनकी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, चाहे जितनी भी commodity को प्रोड्यूस करे. तो प्राइस क्या होगी, यहाँ पे यूनिफॉर्म मीन सेम होगी, तो हर यूनिट पे प्राइस विल बी द सेम, 10 10 10 10 10. Okay, so here TR means total revenue. Total revenue means all the revenue which the any firm is incurred, means कि वहाँ रेवेन्यू, जितनी भी टोटल रेवेन्यू फर्म क्या करती है, कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करती है, कितना उसको इनकम जनरेट हो रहा है. टोटल रेवेन्यू मतलब हम एक की बात नहीं करेंगे, हम टोटल जितनी भी कमोडिटी प्रोड्यूस की है उसमें हमको कितना इनकम हमारी हुई, वो होता है टोटल. ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, 10 20 30 40 50, ये हमने अज्यूम कर लिया है. ये ऐसा नहीं है कि एकदम ये परफेक्ट होता है, ये इट्स ऑल अबाउट योर अजम्पशन कि आपने क्या ले लिया है. TR is 10 20 30 40 50. Marginal revenue, how we calculate,
as we already discussed that MR equal to TRN minus 1. Okay, so first one will be 10, second will be 20 minus 10, that is 10, 30 minus 20, that is 10, 40 minus 30, that is 10, and 50 minus 40, that is 10. So it will be the same at every unit. Now the next one is AR. So how we calculate the AR? AR is the per unit revenue, means हर एक यूनिट, मतलब अगर हमने फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किया तो हमको कितना रेवेन्यू मिला, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट हमने प्रोड्यूस किया तो हमारा कितना रेवेन्यू हुआ, थर्ड यूनिट किया तो कितना हुआ, फोर्थ, फिफ्थ. तो ये कैसे निकालते हैं? AR इक्वल टू TR. TR मीन्स टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी. So here we are taking that the first one is TR is 10 and first unit is 1. So we get the 10. Second is TR is 20 divided by 2, that is 10. So we will take 10. Next one is 30 by 3, that is 10. 40 by 4, that is 10. And 50 by 5, it is equal to 10. So at every unit the TR is increasing 10, 20, 30, 40, 50. MR is same at every unit, 10, 10, 10. AR is also the same, and we know that the price is the, here we will take the price as the uniform price. So price will be the same, 10, 10, 10, 10. Okay. So here we will put all the values on the diagram. How we will put it? So we will take the price on the x-axis, on the y-axis, and the quantity on the x-axis. Okay, so let's see here. Yes, price, here we will take quantity, then price is 10, 10, 10, 10, 20, 30. Okay, quantity is what we will take, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So the price is 10, 10, 10. Quantity is 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and AR is MR will be the same. So we will take also it AR equal to MR. Both are same now, and it is also equal to the price. Price, marginal revenue, and the average revenue is the same. So MR equal to AR equal to price. How MR AR equal to price? So we will discuss also this thing. You may not be confused why it all becomes equal to each other. So here AR and MR is perfectly inelastic. Perfectly elastic means that is price, there is change in quantity but there is no effect on the price of the quantity. कि price of the quantity में कोई भी change नहीं हो रहा है, it is always be the same but there is change in the quantity demanded. So in this case the curve is horizontal to x-axis and the parallel to the x-axis. It is horizontal in nature. It is horizontal in nature and the parallel to the x-axis. ये parallel होगा x-axis के. Okay. So AR and MR is perfectly elastic. It will be perfectly elastic because there is no change in the price of the commodity. It means price remains uniform. Price क्या है? Uniform है. Okay. I think you remember that is perfectly elastic. Demand or the supply. क्या कहता है वो कि there is change in the quantity demanded but there is no change in the price of the commodity. Price of the commodity में कोई भी change नहीं होगा. जो change हो रहा है वो किस में होगा? Quantity demanded में. So the curve are parallel to the x-axis. Curve क्या है? x-axis के parallel हो गया. The price is uniform as it is fixed by the industry. जो price है वो uniform है. क्यों uniform है? Price हम लोग uniform यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं because price is decided by the not single firm. It is decided by the industry. Industry ही decide कर रही है कि किसी भी
फर्म की कितनी प्राइस होगी। प्राइस अपने आप हर फर्म डिसाइड नहीं कर रही है कि वो अपने अकॉर्डिंग 10 रखेगी, अपने अकॉर्डिंग 20 रखेगी। इंडस्ट्री विल डिसाइड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी so that price is same at every unit. Okay, so it is the curve. Next one is